Welcome back to my YouTube channel. So many students have requested to start machine MCQ series. So I have come up with some amazing questions and relevant quality content. So I am going to take total of 200 questions and I have divided electrical machine MCQs in 4 parts like transformer, DC machine, induction machine and synchronous machine, 50 questions each. Today onwards, we are going to see top 50 transformer MCQs. In this video, we are going to discuss 10 MCQs because this is part 1 of top 50 transformer MCQs. If you are new to my channel, please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for further notifications. Also, do like, share, comment and join our Telegram channel. Link will be provided in comment section. So our first question of this video is two windings of a transformer are designated as options are primary and secondary windings. Option B is primary and HV windings. Option C is secondary and LV winding or primary and LV windings. And last option is HV and LV windings. So इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है that there are two windings of transformer और जो दो windings होते हैं ट्रांसफॉर्मर के उनका डेजिग्नेशन क्या होता है that we need to know. ठीक है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है. सो ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है और जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी बट वी कैन बी एबल टू चेंज द वोल्टेज लेवल. ठीक है. और जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ये कौन से मीडियम से होता है? इट इज थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो दो वाइंडिंग्स होते हैं उनका डेजिग्नेशन क्या होता है. तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, दो सर्किट्स होते हैं ना, टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उन दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होता है. सो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है विच रिसीव एनर्जी फ्रॉम सप्लाई मेन्स, जो एनर्जी रिसीव करता है फ्रॉम सप्लाई मेन्स उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे. और जो दूसरा सर्किट होता है वो डिलीवर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोड को और उसे हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था दो वाइंडिंग्स का डेजिग्नेशन. सो उसका आंसर क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. सो वी हैव सर्टन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ऑल्सो. सो चलिए उसे हम डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग. सो एज पर गिवन सप्लाई देयर आर टू वाइंडिंग्स. सो सप्लाई गिवन टू द वाइंडिंग उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे. ठीक है. सो एज यू ऑल नो this is our core, this is the core and this is winding. ठीक है. ये सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द लोड. ठीक है. ये लोड से कनेक्टेड रहेगा. सो जो सप्लाई से कनेक्टेड रहेंगी वाइंडिंग उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी वाइंडिंग. और जो लोड से कनेक्टेड रहेंगी उस वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे. दिस इज नथिंग बट सेकेंडरी वाइंडिंग. एज पर डिजाइन देयर आर टू वाइंडिंग्स, एचवी वाइंडिंग एंड एलवी वाइंडिंग. अगर किसी वाइंडिंग का वोल्टेज कम होगा देन इट इज टू बी कंसिडर्ड एज लो वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग. और जिसका भी वोल्टेज ज्यादा रहेगा उस वाइंडिंग को हम कहेंगे एचवी वाइंडिंग या फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग. ठीक है. थर्ड वन इज एज पर वोल्टेज एंड करंट कन्वर्जन देयर आर टू वाइंडिंग्स. एक तो स्टेप अप होता है और दूसरा स्टेप डाउन होता है. ठीक है. स्टेप अप मतलब वोल्टेज अप हो रहा है, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज डाउन हो रहा है. सो इफ आई कंसिडर दैट जो वोल्टेज है ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग V1, consider this as V1, voltage across primary winding, and voltage across secondary winding, consider this as V2. अगर V1 का वैल्यू ज़्यादा होगा V2 से, so first winding is to be considered as HV winding and this is going to be LV winding because V2 का वैल्यू लेस है.
अगर V1 का वैल्यू लेस होगा V2 से, देन जो हमारा वाइंडिंग होगा प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज गोइंग टू बी LV बिकॉज वोल्टेज कम है. सो जो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कैसा होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी लो, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज इट इज गोइंग टू बी हाई वोल्टेज. ठीक है. सो जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कम होता है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज ज्यादा होता है. आप यहाँ देख सकते हो दैट V2 इज ग्रेटर देन V1 बिकॉज जो वोल्टेज होता है प्राइमरी का वो तो कम है बट सेकेंडरी का ज्यादा है. और ये वोल्टेज कम ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं, विद द चेंज इन टर्न्स. ठीक है. सो N2 मतलब number of turns of secondary winding and N1 is nothing but number of turns of primary winding. So इससे हम पता लगा सकते हैं that जितने भी ज्यादा turns होंगे उसका वोल्टेज ज्यादा होगा. As you can see N2 that means जो secondary winding है उसके turns ज्यादा है, that's why उसका वोल्टेज भी ज्यादा है. ठीक है. And here we have one relation of current also. सो I2 इज लेस देन I1. आपको पता है वोल्टेज और करंट ये इनवर्स होते हैं. अगर वोल्टेज V2 ज्यादा है दैट मीन्स I2 कम होगा, अगर I2 ज्यादा है तो V2 कम होगा. ठीक है. एज यू कैन सी हियर लाइक दिस. एंड व्हाट अबाउट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. जहां करंट ज्यादा है वहां इम्पिडेंस आपको कम मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में भी आप देख सकते हो दैट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होता है, V1 इज गोइंग टू बी मोर देन V2. सो ज्यादा वोल्टेज से हम कम वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स स्टेप डाउन हो रहा है, वोल्टेज का लेवल डाउन हो रहा है. ठीक है. V1 का वैल्यू इट इज HV वाइंडिंग, दिस इज LV वाइंडिंग. सो HV से LV तक जा रहे हैं ना हम, दैट मीन्स जो वोल्टेज लेवल है वो डाउन जा रहा है. सो इट इज नथिंग बट स्टेप डाउन वोल्टेज. सो स्टेप डाउन वोल्टेज में नंबर ऑफ टर्न्स, जो प्राइमरी वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, दैट मीन्स N1 इज मोर देन N2. करंट के लिए कौन सा इक्वेशन होने वाला है, करंट के लिए I1 इज गोइंग टू बी लेस देन I2. सिमिलरली फॉर Z, सो इम्पिडेंस का वैल्यू Z1 इज ग्रेटर देन Z2. सो ये सब इक्वेशंस है रिगार्डिंग स्टेप डाउन. ठीक है. स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज का कन्वर्जन होता है, बट कौन से वोल्टेज का कन्वर्जन होता है, HV वोल्टेज का कन्वर्जन LV वोल्टेज में जब हम करेंगे उसे हम स्टेप डाउन कहेंगे. अगर स्टेप अप करना होगा हमें, सो LV वोल्टेज का कन्वर्जन HV वोल्टेज में होगा, देन वी कैन बी एबल टू से दैट दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. सो आई होप आपको ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन समझ गया होगा. सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था दो वाइंडिंग्स के डेजिग्नेशन. सो इट इज नथिंग बट प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर A is only correct answer for this. So now moving towards our next question. So our next question is two transformers A and B having identical ratings are to be designed with flux of 1.2 Tesla and 1.4 Tesla respectively. The weight of transformer A per kVA would be dash. So options are A is less than that of transformer B, option B is more than that of transformer B, option C is equal to that of transformer B, and option number D is maybe less or more than that of transformer depending upon the other parameters. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, दैट वी हैव बीन गिवन टू डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर जिसे हमने इंडिकेट किया है ट्रांसफॉर्मर नंबर A और ट्रांसफॉर्मर नंबर B से. ये दोनों भी आइडेंटिकल है, इनका रेटिंग्स आइडेंटिकल है, एंड जो हमारा फ्लक्स होता है फ्लक्स में थोड़े से चेंजेस है. ठीक है. सो ट्रांसफॉर्मर A इज डिजाइन विद द फ्लक्स ऑफ 1.2 टेस्ला एंड ट्रांसफॉर्मर B इज डिजाइन विद द फ्लक्स ऑफ 1.4 टेस्ला.
ठीक है, ए के लिए कितना फ्लक्स दिया गया है, इट इज नथिंग बट 1.2 टेस्ला। और फ्लक्स बी का कितना दिया गया है, ट्रांसफॉर्मर बी के लिए इट इज नथिंग बट 1.4 टेस्ला। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ए इन कंपैरिजन विद ट्रांसफॉर्मर बी। So we have certain information regarding whenever the transformer is on operating condition. ठीक है, so during transformer operation, what are going to be the changes in its proportionality that we need to discuss one by one. ठीक है, सबसे पहले तो B max का मतलब क्या होता है, it is nothing but flux density. फ्लक्स डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है ट्रांसफॉर्मर का whenever it is on operating condition. ठीक है, दैट मीन्स V बाई एफ इज कांस्टेंट। सो B मैक्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो रेशियो ऑफ V और F से होता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव अनदर इंफॉर्मेशन दैट वोल्टेज रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली द करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। करंट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, KVA rating is directly proportional to the frequency and size of the transformer is directly proportional to the cross sectional area is inversely proportional to the design frequency and also inversely proportional to the Bmax value. ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू दिया गया था। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू दिया गया था और हमें फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ इट्स वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दैट मीन्स वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से और साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर दैट साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर दैट मीन्स इट्स वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर बी मैक्स का वैल्यू ज्यादा होगा देन इट्स साइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी लेस। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था दैट देयर आर टू ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ए एंड ट्रांसफॉर्मर बी। सो ट्रांसफॉर्मर ए का हमें फ्लक्स कितना दिया गया था, फ्लक्स इज नथिंग बट 1.2 और ट्रांसफॉर्मर बी के लिए फ्लक्स कितना दिया गया था, it is nothing but 1.4. So जिसका B max that means directly proportionality होता है B max का फ्लक्स के साथ, so जिसका फ्लक्स ज्यादा होगा उसका size of transformer that means weight of the transformer will be less. So this is less, that means its weight will be more. So weight of transformer A will be more. So flux का value 1.4 for transformer B, it is nothing but more as compared to transformer A. So compared to transformer A, the weight of transformer B will be less. ठीक है, so ये information था regarding during the transformer is on operating condition. But there are certain information regarding for a given KVA rating of transformer, there are certain relation, हम उसे one by one discuss कर लेंगे। ठीक है, more the design frequency that means this value। ठीक है, अगर डिजाइन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी that means cross sectional area will be less, cross sectional area will be less and if the cross sectional area will be less, size of the transformer will also be less। ठीक है, if size of the transformer is less that means weight of the transformer will be less। अगर डिजाइन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगे ट्रांसफॉर्मर की that means specific weight of transformer will be less। लास्ट वन वी हैव हियर इज अगर मैग्नेटिक मटेरियल सुपीरियर होगा मतलब अच्छी क्वालिटी का होगा मैग्नेटिक मटेरियल, सो उसका फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगा। अगर फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगा दैट मीन्स साइज एंड वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी लेस। सो एज यू कैन सी ये ज्यादा सुपीरियर मटेरियल से बनाया गया है, दैट्स व्हाई फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा था 1.4 फॉर ट्रांसफॉर्मर बी। सो अगर ट्रांसफॉर्मर बी का फ्लक्स का वैल्यू 1.4 होगा दैट मीन्स
इसका साइज और वेट भी कम होगा। सो ये इंफॉर्मेशन था। चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड आउट करना है वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ए पर केवीए वुड बी इन कंपैरिजन विद ट्रांसफॉर्मर बी। सो क्या होने वाला है, दैट वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ए विल बी मोर देन वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर बी, बिकॉज जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ट्रांसफॉर्मर बी के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द सुपीरियर देन दैट ऑफ ट्रांसफॉर्मर बी। इसका 1.4 दिया गया है फ्लक्स का वैल्यू और इसके लिए 1.2 दिया गया है। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सो द वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ए पर केवीए वुड बी मोर देन दैट ऑफ ट्रांसफॉर्मर बी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। Our next question is, for a given cross-sectional area of a transformer core, step cores are used dash. Options are to reduce the core loss, to provide more mechanical strength to the core, to reduce the conductor material and therefore I square R losses, and last one is to reduce the magnetizing current. So हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, that for a given cross-sectional area of transformer core. So we have one transformer and it has two different cores. जो पहला core हम यूज करेंगे it is going to be a square core, और जो दूसरा core हम यूज करेंगे it is nothing but step core। ठीक है, so same cross sectional area के लिए दो course है हमारे पास, एक तो square core है और second one we have step core। So in order to get the solution of this question, you need to know certain information regarding क्रूसिफॉर्म कोर। सो चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो क्रूसिफॉर्म कोर क्या होता है, इट इज नथिंग बट दिस वन। आप देख सकते हो जो स्टेप कोर होते हैं 1 by 1 स्टेप्स होते हैं। सो स्टेप्स कोर को कंसिडर करके हम एक कोर फॉर्म करेंगे, उसे कहेंगे क्रूसिफॉर्म कोर। ठीक है, सो मोस्टली 22 से लेके तो 24 स्टेप्स होते हैं। The cross sectional of transformer core is made of steps instead of square shape। यहाँ आप देख सकते हो ये कोर है, स्क्वायर शेप दिया गया है, और नीचे जो क्रूसिफॉर्म कोर दिया गया है it has certain steps। So always consider whenever you are building a transformer, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कंसिडर करोगे ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए, इट शुड बी मेड अप ऑफ स्टेप्स इंस्टेड ऑफ स्क्वायर शेप ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यों? बिकॉज क्रूसिफॉर्म कोर हैज सर्टेन एडवांटेजेस ओवर स्क्वायर कोर। ठीक है, सो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं फॉर स्टेप कोर। सो फर्स्ट वन इज, जो क्रूसिफॉर्म कोर होता है दैट मीन्स स्टेप कोर जो होता है वो रिड्यूस करता है डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक है, जो डायमीटर होता है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू क्रूसिफॉर्म कोर। ठीक है, ड्यू टू लेस डायमीटर, कम डायमीटर की वजह से क्या होता है, इंसुलेटिंग जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो भी हमें कम लगता है। ठीक है, स्टेप कोर की वजह से सर्कम सर्कल का डायमीटर तो कम हो जाता है, and also it leads to the reduction of less insulating material। Third one जो होता है that length per one conductor is less, so the amount of copper required is also less। ठीक है, so जो length लगता है कंडक्टर का वो भी कम हो जाएगा, और जो अमाउंट होगा कॉपर रिक्वायरमेंट का वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, जो साइज होता है, जो वेट होता है ट्रांसफॉर्मर का, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस विद द क्रूसिफॉर्म कोर। जो क्रूसिफॉर्म कोर होता है इट हैज मोर यूटिलाइजेशन फैक्टर देन दैट ऑफ स्क्वायर कोर। ठीक है, सो दिस आर 5 एडवांटेजेस ऑफ क्रूसिफॉर्म कोर ओवर स्क्वायर कोर। सो whenever you have to build a transformer, consider always step core instead of square core, because square core has certain disadvantages and cruciform core has many advantages over square core, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। क्या होते हैं, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, डायमीटर कम होता है।
ठीक है, डायमीटर कम होने की वजह से जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगता है वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल कम होता है, जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर लगता है वो भी कम होगा, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो बी लेस, जो साइज होगा ट्रांसफॉर्मर का वो भी कम हो जाएगा, एंड विद द रिडक्शन इन साइज देयर इज मोर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ क्रूसिफॉर्म कोर। ठीक है, सो दिस आर the advantages. So moving back to our question, that for a given cross sectional area of transformer core, step core are used to reduce the conductor material and therefore I square R losses. ठीक है, कंडक्टर मटेरियल दैट मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है बिकॉज लेंथ ऑफ कंडक्टर कम है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कम है दैट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉपर is also less. जो मटेरियल हम यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इट ऑलवेज बी लेस इन केस ऑफ स्टेप कोर, एंड ऑल्सो आई स्क्वायर आर लॉसेज भी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेप कोर ओवर स्क्वायर कोर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So our next question is, in a single phase core type transformers, LV and HV winding are arranged as under. Options are LV on one core limb, HV on the other core limb. Option B is half HV near the core and half LV outside the HV on each limb. HV and LV winding sections are sandwiched, and last option is half LV near the core and half HV outside the LV on each limb. ठीक है, सो दिस आर द ऑप्शन। हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, दैट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कोर हैज टू वाइंडिंग्स, LV वाइंडिंग एंड HV वाइंडिंग, और LV और HV वाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए दैट वी नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, so we have certain information regarding this question also. So we have to see winding structure, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका वाइंडिंग स्ट्रक्चर कैसा है that we need to discuss now. सबसे पहले तो हम कोर टाइप के लिए डिस्कस करेंगे बिकॉज ट्रांसफॉर्मर हैज टू डिफरेंट टाइप्स, कोर टाइप होता है एंड शेल टाइप होता है। सबसे पहले हम कोर टाइप के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग्स होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। एज यू कैन सी दिस इज कोर। ठीक है, ये कोर है ट्रांसफॉर्मर का, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। सो जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं ये दोनों सेपरेट लिम्स पे प्लेस्ड किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम वाइंडिंग ऑन सेपरेट लिम्स। ठीक है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स को डिफरेंट लिम्स पे, दैट मीन्स लिम नंबर 1 एंड लिम्स क्या होता है, दिस इज कोर। ठीक है, ये कोर है, ये सेक्शन को हम फर्स्ट लिम कहेंगे यहां से तो यहाँ तक, दिस इज सेकेंड लिम। ठीक है, ये लिम्स है और ये ऊपर का सेक्शन इसे हम योक कहेंगे। ठीक है, दिस इज योक एंड दिस इज लिम। ठीक है, सो जो हमारे वाइंडिंग्स होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर हमने सेपरेट लिम्स में प्लेस्ड कर दिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटरलीविंग ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड एज इंटरलीविंग ऑफ वाइंडिंग। जो मेन पर्पस होता है इंटरलीव्ड वाइंडिंग का, इट इज नथिंग बट टू रिड्यूस द मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए हम इंटरलीविंग ऑफ वाइंडिंग करते हैं। As half of HV and LV are placed on same limb concentrically, the winding procedure is called as concentric winding. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, पूरा का पूरा LV वाइंडिंग एक लिम्ब पे, पूरा का पूरा HV वाइंडिंग दूसरे लिम्ब पे। बट यहाँ हम क्या करेंगे, दैट हाफ, आधा, हाफ ऑफ HV एंड हाफ ऑफ LV दोनों भी हाफ ऑफ करके एक ही लिम्ब में प्लेस करेंगे।
उस वाइंडिंग प्रोसीजर को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ठीक है, इसे हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्यों कहेंगे? बिकॉज हम हाफ हाफ वाइंडिंग्स को यूज कर रहे हैं सेम लिम्ब पे कॉन्सेंट्रिकली। ये एक हमारा लिम्ब है, ठीक है, एक साइड का लिम्ब मैंने कंसिडर कर लिया। सबसे पहले हम प्लेस करेंगे एलवी वाइंडिंग। ठीक है, एलवी वाइंडिंग, दिस इज नथिंग बट एलवी वाइंडिंग। हाफ ऑफ द एलवी वाइंडिंग को हम लिम्ब 1 पे प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे एचवी वाइंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम एलवी वाइंडिंग को प्लेस करेंगे, उसके ऊपर हम एचवी वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे हम ये एडवांटेज में देखेंगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। पर इस वाइंडिंग प्रोसीजर को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ठीक है, द वाइंडिंग प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज इंटरलीव्ड एंड कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। आपको पता है इंटरलीव्ड क्या होता है? पूरा का पूरा एक सेक्शन एलवी वाइंडिंग का एक लिम्ब पे चला जाएगा, पूरा का पूरा एचवी वाइंडिंग का एक सेक्शन दूसरे लिम्ब पे जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग को हम कहेंगे इंटरलीविंग ऑफ वाइंडिंग। और अगर आधा आधा करके एलवी और एचवी वाइंडिंग को एक एक लिम्ब पे प्लेस करेंगे, सबसे पहले हम कोर के सराउंडिंग में एलवी को प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हम एचवी को प्लेस करेंगे। इस वाइंडिंग प्रोसीजर को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के वाइंडिंग प्रोसीजर होते हैं फॉर कोर टाइप। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कि क्या एडवांटेज होता है कीपिंग एलवी वाइंडिंग नियर टू द कोर। बिकॉज सबसे पहले हमने जो कोर के सराउंडिंग में एलवी वाइंडिंग को प्लेस किया था और उसके ऊपर हमने एचवी वाइंडिंग को प्लेस किया था, क्या रीजन था ये हम अभी डिस्कस करेंगे इन द एडवांटेज सेक्शन। ठीक है, सो एक एक करके मैं आपको 1 by 1 एक एक पॉइंट्स बताना चाहूंगी। ठीक है, इन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग प्रोसीजर एलवी इज प्लेस्ड नियरर टू द कोर टू गेट फॉलोइंग एडवांटेज। सो कौन कौन से एडवांटेज है? दैट इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। एलवी वाइंडिंग है, दैट मीन्स लो वोल्टेज है। अगर लो वोल्टेज है तो उसके लिए इंसुलेशन कम होगा। सो अगर इंसुलेशन कम होगा देन that will be advantageous to place LV winding near to the core। अगर HV winding आपने कोर के सराउंडिंग में प्लेस कर दिया then there will be more insulation requirement। ठीक है, तो हमें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट को कम करना है, हमें कॉस्ट नहीं बढ़ाना है। That's why we need to place LV winding near to the core। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। Now it is also used to reduce the amount of copper requirement for winding, because LV winding को हमने पहले प्लेस कर दिया है ना, और जो हमारा इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गया। That means there will be less requirement of copper also for the winding। ठीक है, due to the above reason size, weight and cost of transformer reduces। अगर size, weight और cost of transformer reduce होगा, that means it will be more advantageous for us। ठीक है, it reduces the leakage flux in the transformer। जो हमारा प्रोसीजर होता है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का, उसके वजह से जो लीकेज फ्लक्स होता है ट्रांसफॉर्मर में उसका भी रिडक्शन होता है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इट प्रोवाइड्स एन इजी एक्सेस टू एचवी वाइंडिंग टू प्रोवाइड द टैपिंग्स फॉर वोल्टेज कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, अगर आपने एचवी वाइंडिंग को कोर के सराउंडिंग में प्लेस कर दिया और उसके ऊपर एलवी वाइंडिंग को प्लेस कर दिया, देन यू विल नॉट हैव एक्सेस ऑफ टैपिंग। ठीक है, आप टैपिंग नहीं कर सकते। अगर एचवी वाइंडिंग बाहर होगा देन इट विल बी इजीली एक्सेसिबल फॉर टैपिंग पर्पस। ठीक है, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग एलवी वाइंडिंग नियर टू द कोर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन कि जो हमारा सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, एलवी और एचवी वाइंडिंग को हम कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर वो इंटरलिव्ड फॉर्म में होगा, इंटरलिव्ड प्रोसीजर होगा वाइंडिंग का, देन पूरा का पूरा एलवी एक साइड में, पूरा का पूरा एचवी एक साइड में। अगर कॉन्सेंट्रिक प्रोसीजर होगा देन
half of LV near to the core and half of HV outside the LV on each limb. ठीक है, that means option number D is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे एक्सप्लेन किया, कितना डिटेल में इसे हमने स्टडी किया. आई होप अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आपको पूछा जाए कि इंटरलिव्ड और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, देन यू कैन बी एबल टू से कि ये डिफरेंस होता है. ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. So our next question is, a single phase transformer with subscript 1 and 2 for primary and secondary windings are dash. So these are the option. आप देख सकते हो that the options are in the form of E, N, I, N. ठीक है, इसके फॉर्म में हमें पूरा का पूरा इक्वेशन दिख रहा है. So we have certain information regarding this also. So चलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. That the first one we have here is turn ratio and second one we have here is transformation ratio. So turns ratio और transformer ratio क्या होता है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम इसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कंसिडर कीजिए. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज दैट मीन्स V2 का वैल्यू लेस होगा as compared to V1. V1 is going to be HV and V2 is going to be LV. ठीक है, so HV से LV में जाने वाला है, that means स्टेप डाउन हो रहा है. क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है. वोल्टेज का लेवल कैसे हो रहा है, वोल्टेज का लेवल डाउन जा रहा है. दैट्स वाई द ट्रांसफॉर्मर इज नेम्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बिकॉज देयर इज कन्वर्जन ऑफ हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ठीक है, N1 is nothing but number of turns on HV side, N2 is nothing but number of turns on LV side. E1 is nothing but voltage on HV side and E2 is nothing but voltage on LV side. ठीक है, सो टर्न्स रेशियो क्या होता है, टर्न्स आपको नाम से ही पता चल रहा है दैट देयर इज गोइंग टू बी टर्न्स. टर्न्स किसका होता है, टर्न्स वाइंडिंग्स का होता है. ठीक है, वाइंडिंग्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स. जितने भी टर्न्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे देन द वोल्टेज लेवल इज गोइंग टू बी मोर. अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे देन द वोल्टेज लेवल इज गोइंग टू बी लेस. आप यहाँ देख सकते हो that N1 is more and N2 is less. That means this is high voltage and this is low voltage. क्यों low voltage? Because जो number of turns है वो less है. नंबर ऑफ टर्न्स लेस होने के वजह से जो वोल्टेज लेवल होगा वो भी कम होगा ऑन दैट पर्टिकुलर वाइंडिंग. सो टर्न्स रेशियो क्या होता है, टर्न्स रेशियो इज नथिंग बट हाई वोल्टेज वाइंडिंग टर्न्स बाय लो वोल्टेज वाइंडिंग टर्न्स. दैट मीन्स N1 by N2. N1 by N2 is nothing but turns ratio. This is for step down transformer. This is for step down transformer. अगर हमें पूछा जाए कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा, दैट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो कन्वर्जन होगा वो लो वोल्टेज का कन्वर्जन होगा हाई वोल्टेज की तरह. सो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज कहाँ कहाँ होने वाला है फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए जो LV होने वाला है, LV it is going to be primary और HV it is going to be secondary. This is for step up transformer. लो वोल्टेज लेवल से हाई वोल्टेज लेवल में जाने वाला है. दिस इज नथिंग बट स्टेप अप. बट इसका जो टर्न्स रेशियो होगा इट इज गोइंग टू बी N1 by N2. और जो रेशियो होने वाला है, रेशियो आप कैसा होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी लो वोल्टेज वाइंडिंग टर्न्स बाय हाई वोल्टेज वाइंडिंग टर्न. यह आपने देख लिया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए हियर वी हैव HV windings turn by LV winding turn. But for step up transformer there is going to be LV winding turns by HV winding turns. Then only you are going to get N1 by N2. This is the turns ratio for
स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सो ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑलवेज सेकेंडरी, जो भी सेकेंडरी साइड में होगा दैट इज गोइंग टू बी कम फर्स्ट ऑन न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर में होगा, जो प्राइमरी साइड में होगा, वही हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा। एज यू कैन सी फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एलवी होता है, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी साइड होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज पहले हमें कंसिडर करना होगा, देन प्राइमरी का वोल्टेज आप कंसिडर करेंगे। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू गेट E2/E1, ठीक है, E2/E1। सो LV वाइंडिंग वोल्टेज पहले आएगा, उसके बाद में HV वाइंडिंग वोल्टेज आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इन शॉर्ट टर्न्स रेशियो और ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है, टर्न्स रेशियो इज नथिंग बट जो प्राइमरी आएगा, प्राइमरी टर्न्स वॉट एवर इट मे बी, स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए, दोनों के लिए भी अगर मैं आपको जनरल टर्म दूं, सो जनरल टर्म क्या होने वाला है, इट इज नथिंग बट प्राइमरी टर्न्स डिवाइडेड बाय secondary turns. This is the general formula for turns ratio. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपको दूं, देन इट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। सो सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। हाई वोल्टेज भी हो सकता है, लो वोल्टेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यू आर यूजिंग, ठीक है। सो आई होप ये टर्न्स रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मर रेशियो आपको क्लियर हो गया होगा। एज यू कैन सी वन इक्वेशन हियर, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, दैट E2/E1, ये क्या है, E2/E1 इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के से इंडिकेट करेंगे, E has directly proportionality with the voltage, ठीक है, and E has inversely proportionality with the current, ठीक है। अगर करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कम होगा, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा। That's why there is inverse proportionality of current and voltage with each other. Then we have here turns ratio. So turns ratio यहाँ क्या दिया गया है, here it should be N2 and here it should be N1, ठीक है। बिकॉज जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज हमें मिलेगा। सो E has directly proportionality with N and current has inverse proportionality with N, ठीक है। So this is the equation. Now moving back to our question, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, that E has direct proportionality with N, that's why I can write here E1 by E2 is equals to N1 by N2 is equals to क्या आने वाला है रिजल्ट, it is nothing but E1 N2 is equals to E2 N1, ठीक है। ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, E1 and N2, it is an option number A and C. One more you have to know that I has inverse proportionality with N, ठीक है। So I can write here I1 by I2 is equals to N1 by N2, ठीक है। This is the inverse proportionality for current with turns ratio, and here we have ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न्स रेशियो, इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड दिस इज नथिंग बट टर्न्स रेशियो, ठीक है। ये क्या है, टर्न्स रेशियो ए से डिनोट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को के से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, यू आर गोइंग टू गेट I1 N1 is equals to I2 N2. So it is an option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question.
So our next question is, distribution transformers are designed to have dash. So options are, core loss is greater than full load ohmic loss. Core loss is less than full load ohmic loss. Core loss is equals to full load ohmic loss, and core loss negligible as compared to full load ohmic loss. So these are the options. So यहाँ आप देख रहे हो core loss. So core loss is nothing but iron loss only. Core loss is nothing but iron loss only. And ohmic loss, what do you mean by ohmic loss? Ohmic loss is nothing but copper loss. ठीक है, ohmic loss is also known as copper loss, and core loss is also known as iron loss. सो पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर दोनों को कंपैरिजन करके देयर इज वन टेबल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन नाउ. सो सबसे पहले तो हमारे पास पावर ट्रांसफॉर्मर दिया गया है. सो पावर ट्रांसफॉर्मर हम किस वोल्टेज लेवल के लिए यूज कर सकते हैं? सो वी कैन बी एबल टू यूज पावर ट्रांसफॉर्मर इन ट्रांसमिशन नेटवर्क वोल्टेज ग्रेटर देन 33 kV. ठीक है, 33 kV के लिए, मोर देन 33 kV के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर को यूज किया जाता है इन ट्रांसमिशन नेटवर्क. सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज किया जाता है, एंड इट इज लेस देन वोल्टेज 33 kV. लेस देन 33 kV के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव हियर इज पावर ट्रांसफॉर्मर कंज्यूमर को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता. ठीक है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर के, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कंज्यूमर्स को. ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर में लोड फ्लक्चुएशंस कम होते हैं. क्यों? बिकॉज पावर ट्रांसफॉर्मर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है कंज्यूमर को. दैट्स वाई जो लोड फ्लक्चुएशंस होते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर के केस में वो लेस होते हैं. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लोड फ्लक्चुएशंस आर मोर बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंज्यूमर. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट इज स्टेडीली लोडेड एट फुल लोड थ्रू आउट 24 आवर्स. जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसे थ्रू आउट 24 आवर्स के लिए यूज किया जाता है फॉर स्टेडीली लोडेड एट फुल लोड कंडीशन. बट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इसका जो लोडिंग होता है, लोडिंग बेस्ड ऑन लोड साइकिल होता है. ठीक है, जो कंज्यूमर का लोड साइकिल होगा उसके बेसिस पे लोडिंग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉसेस के रिगार्डिंग है. जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस होते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए वो स्टेडीली 24 आवर्स थ्रू आउट 24 आवर्स टेक्स प्लेस होता है. ठीक है, जो लॉसेस होते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर में दैट इज कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, ये थ्रू आउट 24 आवर्स टेक्स प्लेस होता है. ठीक है, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस ये फाइंड आउट किया जाता है कंज्यूमर के लोड साइकिल पे बेस्ड, और जो आयरन लॉस होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट 24 आवर्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉपर लॉस होता है पावर ट्रांसफॉर्मर के केस में उसे मिनिमम रखा जाता है वाइल डिजाइनिंग. ठीक है, मिनिमम रखा जाता है इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आयरन लॉस को कम किया जाता है वाइल डिजाइनिंग. ठीक है, क्यों? बिकॉज आयरन लॉस यहाँ थ्रू आउट 24 आवर्स हो रहा है. यहाँ कॉपर लॉस कम हो जाएगा बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लोड साइकिल ऑफ कंज्यूमर, बट आयरन लॉस थ्रू आउट 24 आवर्स से कैलकुलेट हो रहा है. दैट्स वाई वी नीड टू मिनिमाइज द आयरन लॉस वाइल डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. बट इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस को कम किया जाता है वाइल डिजाइनिंग. सो नेक्स्ट पॉइंट इज जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है वो CRGO कोर से बनाया जाता है. पावर ट्रांसफॉर्मर में कौन सा कोर यूज किया जाता है? CRGO. इसका फुल फॉर्म क्या है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड. एंड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो कोर यूज किया जाता है इट इज नथिंग बट एमोर्फस स्टील कोर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में एमोर्फस स्टील कोर यूज किया जाता है. जो स्पेसिफिक वेट होता है पावर ट्रांसफॉर्मर का वो लेस है
बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्पेसिफिक वेट इज मोर। जो एवरेज लोड होता है ट्रांसफॉर्मर पे वो ऑलमोस्ट नियर टू फुल लोड होता है, but in case of distribution transformer the average load on transformer is 70 to 75% of full load। ठीक है, और जो लास्ट है it is regarding efficiency। so power transformer का जो maximum efficiency होता है it occurs near to full load के आसपास में ऑकर करता है मैक्सिमम इफिशियंसी, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑकर्स एट 70 to 75% ऑफ फुल लोड। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के रिगार्डिंग पूछा गया था कि कोर लॉस एंड ओमिक लॉस इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में कोर लॉस भी होता है एंड ओमिक लॉस। कोर लॉस मतलब आयरन लॉस भी होते हैं और कॉपर लॉस भी होते हैं, बट कॉपर लॉस ये किस पे बेस्ड होता है? कॉपर लॉस ये कंज्यूमर के साइकिल पे बेस्ड होता है। ठीक है, सो कंज्यूमर के साइकिल पे बेस्ड होने की वजह से कॉपर लॉस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज जो साइकिल होता है वो थ्रू आउट 24 आवर्स नहीं होता है, वो थोड़े टाइम के लिए बंद होगा, थोड़े टाइम के लिए चालू होगा ट्रांसफॉर्मर। बट जो कोर लॉस होता है वो थ्रू आउट 24 आवर के लिए प्रेजेंट होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू while डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, आयरन लॉस शुड बी लेस देन कॉपर लॉस। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज बी। सो ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है? दैट कोर लॉस should be less than full load ohmic loss while designing distribution transformer. So option number B is only correct answer for this. Now moving towards our next question. So the question is, in case of power transformer, the no load current in terms of rated current is dash. So options are 10 to 20%, 2 to 6%, 15 to 30% and 30 to 50%. सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दैट देयर इज वन ट्रांसफॉर्मर, और कौन सा ट्रांसफॉर्मर दिया गया है? इट इज पावर ट्रांसफॉर्मर। आपको पता है 2 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज पावर ट्रांसफॉर्मर एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, बट ये क्वेश्चन में हमें पावर ट्रांसफॉर्मर के बारे में दिया गया है। सो इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर जो नो लोड करंट होता है इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज डैश, कितना परसेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन ऑन नो लोड। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड हम वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। whenever the transformer operation is on no load, so क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से चेंजेस होंगे, that all we need to discuss now। ठीक है, see whenever the transformer is on no load there is going to be two different components of current। कौन कौन से two different components of current होने वाले हैं? First one will be reactive component of current and second will be active component of current। so जो reactive component of current होता है उसे वॉटलेस component of current भी कहा जाता है, और जो active component of current होता है उसे वॉटफुल component of current कहा जाता है। reactive component of current को हम इंडिकेट करेंगे I म्यू से, और active component of current को हम इंडिकेट करेंगे I डब्ल्यू से। ठीक है, सो सबसे पहले हम रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम एक्टिव कंपोनेंट पे आएंगे। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड कंडीशन। आप यहाँ क्या देख सकते हो? दैट वी हैव हियर वोल्टेज V1। ठीक है, प्राइमरी का वोल्टेज दिया गया है व्हेनेवर द ट्रांसफॉर्मर इज ऑन नो लोड। सो एज यू ऑल नो कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग्स होते हैं। फर्स्ट वन विल बी हैविंग प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंड वन विल बी हैविंग सेकेंडरी वाइंडिंग।
ठीक है। सो जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा इट विल बी कनेक्टेड टू द सप्लाई, बट जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा इट इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड टू लोड बिकॉज कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। सो हम यहाँ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन देखेंगे ऑन नो लोड कंडीशन। ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन है बिकॉज वहाँ कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है एंड दिस इज कनेक्टेड टू सप्लाई टर्मिनल। ठीक है। दिस इज V1, this is going to be V2, this is going to be E1, induced EMF E1, this is going to be E2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्विकली ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हेनेवर इट इज ऑन नो लोड। ठीक है। सो व्हेनेवर द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर गेट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई को अगर प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट कर दिया जाए देन व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, वहां से करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो हो जाएगा एंड दिस करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द टर्न्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होने वाले हैं प्राइमरी में उसके थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इस वजह से एमएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, एमएमएफ। एमएमएफ मतलब एमएमएफ इज नथिंग बट एन आई। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ वोल्टेज, सो करंट ये फ्लो होगा थ्रू द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उससे जाके करंट फ्लो होगा एंड वी आर गोइंग टू गेट एमएमएफ। ठीक है। इस एमएमएफ के वजह से क्या होने वाला है, इस एमएमएफ के वजह से देयर इज गोइंग टू बी सेटअप ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स सेटअप हो जाएगा एमएमएफ के वजह से। ठीक है। और ये जो फ्लक्स होगा इट इज गोइंग टू बी ऑल्टरनेटिंग नेचर। इसका नेचर कैसे होने वाला है, इसका नेचर ऑल्टरनेटिंग नेचर होने वाला है। ठीक है। और जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है ये इंड्यूस्ड करेगा वोल्टेज को, दैट मीन्स ई। सबसे पहले E1 इंड्यूस्ड हो जाएगा एंड E1 इंड्यूस्ड होने के बाद में E2 इंड्यूस्ड होने वाला है। ठीक है। E1 इंड्यूस्ड होने के बाद में E2 इंड्यूस्ड होगा। whenever the secondary is on load then current is going to flow through the secondary winding of transformer। बट यहाँ नो लोड का ऑपरेशन दिया गया है, दैट मीन्स सेकेंडरी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन इज ऑन नो लोड। ठीक है। सो आई होप आपको ये शॉर्ट में समझ में आया होगा कि ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन क्या है। नाउ मूविंग बैक टू आवर इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है करंट के रिगार्डिंग। सो हमने देखा था दो डिफरेंट टाइप्स के करंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट एंड एक्टिव कंपोनेंट। सबसे पहले हम रिएक्टिव कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट रिएक्टिव कंपोनेंट इज ऑलवेज इन क्वाड्रेचर विथ अप्लाइड वोल्टेज। जो अप्लाइड वोल्टेज है हमारा, whenever we are going to connect primary winding to the main supply there is going to be the voltage। ठीक है। जो वोल्टेज होता है अप्लाइड वोल्टेज, इसके क्वाड्रेचर में रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट होगा, दिस इज V1। ठीक है। इसके क्वाड्रेचर में मतलब 90 डिग्री में, हियर यू कैन सी 90 डिग्री में, दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है। देन इट्स मैग्नीट्यूड इज 4 to 5% ऑफ फुल लोड। जितना भी फुल लोड होगा उसका 4 to 5% इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है, किसका, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट का। ठीक है। और ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट होता है इट इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेशन पैरामीटर फॉर इंडक्टर। इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ये रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट एंड सिंस is quadrature with applied voltage as you already know। Now next one we have here is active component of current। active component of current को हम indicate करेंगे IW से। ठीक है। it is always in phase with applied voltage। this is applied voltage and this is going to be the magnitude of IW, that means active component of current। ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 to 2% ऑफ फुल लोड होता है। ठीक है। एंड जो पैरामीटर हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिव कंपोनेंट को, इट इज थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है। रिप्रेजेंटिंग पैरामीटर फॉर IW इज रेजिस्टर सिंस I इज इन फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज। सो हमने दो डिफरेंट करंट कंपोनेंट्स को तो डिस्कस कर लिया।
जब हम इसका फेजर सम करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्टेंट वैल्यू इज नथिंग बट I0 या फिर IO, आप किससे भी इंडिकेट कर सकते हैं. इट इज नथिंग बट नो लोड करंट एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ फुल लोड करंट. ठीक है. So no load angle, no load power factor angle is going to be 70 to 75%. और अगर हमने पावर फैक्टर फाइंड आउट कर लिया ट्रांसफॉर्मर का ऑन नो लोड देन इट इज गोइंग टू बी 0.2 लैगिंग. क्यों लैगिंग? बिकॉज कैपेसिटिव नेचर तो नहीं होता ट्रांसफॉर्मर का, देयर इज कॉइल्स. ठीक है. इट हैज रिएक्टिव इन नेचर, सो इट इज नथिंग बट लैगिंग पावर फैक्टर ओनली. ठीक है. Now next one we have here is equations related to transformer on no load. हमने अभी देख लिया था that V1 is the voltage. V1 के फेज में एक्टिव कंपोनेंट होता है करंट का, V1 के क्वाड्रेचर में रिएक्टिव कंपोनेंट होता है करंट का. Whenever we are doing vector sum then we are going to get I0. ये क्या होता है? नो लोड करंट. सो नो लोड करंट ये समेशन होता है, ये वेक्टर सम होता है ऑफ IW एंड I म्यू. आपको पता है I म्यू क्या होता है? इट इज रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, इट इज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट. ठीक है. व्हेनेवर यू विल सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस इक्वेशन. Now next one is whenever you have to find out the value of no load resistor and also whenever you have to find out no load inductor. So आपको पता है that whenever there will be resistor V by I का वैल्यू आना चाहिए, then only you can be able to calculate resistor value. But कौन सा I होना चाहिए, that is the main thing. बिकॉज हमारे पास दो कंपोनेंट्स है करंट के, एक तो एक्टिव कंपोनेंट है और दूसरा तो रिएक्टिव कंपोनेंट है. सो रेजिस्टर के लिए हम एक्टिव यूज करें या फिर रिएक्टिव यूज करें, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है. बट हमने अभी डिस्कस किया था कि रिप्रेजेंटिंग पैरामीटर फॉर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, जो रिप्रेजेंटिंग पैरामीटर होता है एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट का, वो हम रेजिस्टर को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, विच इज नथिंग बट IW. ठीक है. ये एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है ना, इट इज वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट. ठीक है. इसका यूज करके हम रेजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एट नो लोड. सिमिलरली यूज रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X0. X0 is nothing but inductor at no load. ठीक है. No load resistor is larger than no load inductor. ठीक है. And here you can see that reactive component of current has more value than active component of current at no load condition. Because transformer को operation हम no load पे देख रहे हैं ना, that's why. ठीक है. Now you can be able to find out I mu and IW with the help of no load current and also sin phi naught and cos phi naught. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो that we have one rectangle. So इसमें आप अप्लाई कीजिए जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशंस होते हैं, and you can be able to calculate I mu and IW. ठीक है. This is the angle between V1 and I naught is nothing but phi naught. ठीक है. ये एंगल है. From this you can be able to calculate this thing. आप बस ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस यूज कीजिए और आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव आयरन लॉस. सो आयरन लॉस का वैल्यू क्या है? V1 I naught cos phi naught. सो I naught cos phi naught का वैल्यू तो IW है, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. ठीक है. सो इनडायरेक्टली जो आयरन लॉस होता है इज नथिंग बट V1 स्क्वायर बाय और नॉट. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. पूरा का पूरा जितना भी हमने इंफॉर्मेशन देखा है, whenever the transformer is on no load, हमने इक्वेशंस देखे, हमने फेजर डायग्राम देखा, हमने करंट के कंपोनेंट्स भी देखे. ठीक है. सो आई होप आपको सारा का सारा अभी क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हमें पूछा गया था दैट इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज डैश. सो कितना होना चाहिए?
नो लोड करंट शुड बी I0 is equals to 2 to 6% of rated current. ठीक है. So जो correct answer है for this question is option number B. So option number B is only correct answer for this. Now moving towards our next question. So our next question is, a transformer has N1 and N2 turns in primary and secondary windings respectively. Its secondary winding reactance X2 ohm when referred to primary is dash. So these are the options. So what we have been given in this question, we have been given a transformer which has two windings, primary winding and secondary winding. Primary winding में कितने टर्न्स दिए गए हैं? N1 टर्न्स, और सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 टर्न्स दिया गया है. ठीक है. नाउ वी हैव टू रेफर द सर्किट टू द प्राइमरी. आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस दिया गया है X2 और आपको रिएक्टेंस को रेफर करना होगा प्राइमरी साइड में. So whenever there is no information given related to which kind of transformer it is, क्या ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्या ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है. सो यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. कौन सा ट्रांसफॉर्मर? यू हैव टू कंसिडर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेफरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सो चलिए हम वन बाय वन इसे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. एज यू ऑल नो कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, सो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जो हमारा प्राइमरी साइड होगा इट इज ऑलवेज HV साइड, और जो हमारा सेकेंडरी साइड होगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी LV साइड, लो वोल्टेज साइड होगा. ठीक है. स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? HV साइड से LV साइड में जब वोल्टेज लेवल जाएगा उसे ही हम स्टेप डाउन कहेंगे. ठीक है. सो जो वोल्टेज होने वाला है HV साइड में उसे हम E1 से इंडिकेट करेंगे एंड वोल्टेज ऑन LV साइड इज E2. हमने ऑलरेडी टर्न्स रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दोनों के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस किया था. सो यू कैन चेक दैट आउट. ठीक है. मैं आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी दैट व्हेनेवर यू आर रेफरिंग द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी या फिर फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, सो कौन कौन से पैरामीटर में चेंजेस होंगे दैट वी नीड टू नो. सो वी हैव 3 डिफरेंट पैरामीटर. एक तो इम्पिडेंस है, देन वी हैव वोल्टेज एंड देन वी हैव करंट. ठीक है. So you can see that we have to transfer from HV to LV. That means this is step down. ठीक है. Step down. And here we have transfer from LV to HV side. So ये क्या है? It is step up. This is step up side. ठीक है. So step down transformer में क्या होने वाला है? Step down transformer में जो हमारा impedance होगा, impedance भी डिक्रीज हो जाएगा. अगर आप सेकेंडरी साइड का इम्पिडेंस फाइंड आउट करोगे तो सेकेंडरी साइड का इम्पिडेंस इट इज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू द प्राइमरी साइड ऑफ इम्पिडेंस. ठीक है. बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है. सिमिलरली अगर स्टेप अप का आप कंसिडर करोगे तो स्टेप अप के केस में क्या होने वाला है? स्टेप अप के केस में अगर आपको सेकेंडरी में रेफर करना होगा, सो ट्रांसफरिंग सर्किट फ्रॉम LV टू HV साइड में आपको रेफर करना है. सो HV साइड में रेफर करना है, दैट मीन्स वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, Z का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, बट करंट का वैल्यू आपको लेस मिलेगा बिकॉज इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज का लेवल इंक्रीज होता है बट करंट का लेवल डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. इतना आपको समझ में आया. नाउ कमिंग टू द टर्न्स रेशियो. आप टर्न्स रेशियो का इस्तेमाल करके कैसे रेफरिंग कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग. ठीक है. आपको मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी पैरामीटर, चाहे वो Z हो, V हो या फिर I हो. सी व्हेनेवर यू आर रेफरिंग ट्रांसफॉर्मर सर्किट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी या फिर फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है. सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्या ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है.
आपको क्लियर होना चाहिए ये दोनों में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा तो उस अकॉर्डिंगली हम टर्न्स रेशियो को लिखेंगे, अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, इट इज नथिंग बट दिस रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए कि V is directly proportional to Z and these two are inversely proportional to current। बस इतना आप ध्यान में रखिए, आपके पूरे रेफरिंग के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ दैट वी हैव टू ट्रांसफर Z। ठीक है, आप Z पैरामीटर लीजिए। सो ट्रांसफर Z पैरामीटर फ्रॉम HV साइड टू LV साइड, दैट मीन्स स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी से तो सेकेंडरी में आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, दैट मीन्स डाउन हो रहा है। डाउन क्या हो रहा है, डाउन वोल्टेज हो रहा है। अगर वोल्टेज डाउन होगा दैट मीन्स यू नो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Z के साथ है, सो Z भी डाउन होना चाहिए। ठीक है, अगर Z डाउन होगा दैट मीन्स I अप होने वाला है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में आ गया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज का लेवल डिक्रीज होगा, इम्पिडेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा और करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। नाउ सेकेंड थिंग इज आपको टर्न्स रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, टर्न्स रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, अगर आपको टर्न्स रेशियो का वैल्यू आया 2, ठीक है 2 वैल्यू आया, ये ध्यान में है आपके। टर्न्स रेशियो मतलब N1/N2, सो आपको N1/N2 का तो वैल्यू 2 आया है, बट वॉट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको वोल्टेज लेवल फाइंड आउट करना है। वोल्टेज लेवल तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कब होगा, डिक्रीज तभी होगा whenever the turns ratio will be in denominator, whenever the turns ratio will be in denominator। मैं यहाँ वोल्टेज के वैल्यूज ले लेती हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू कंसिडर V1 as 66 kV। ठीक है, V1 as 66 kV, Z1 as 10 ohms and I1 as 5 किलो एम्पियर्स। ठीक है, इतने हमने स्पेसिफिकेशन अज्यूम किए हैं, ओनली इट इज अजम्पशन। ठीक है, अज्यूम किए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको V1, Z1, I1 के वैल्यूज देके आपको रेफरिंग करना है सेकेंडरी साइड में। सो V1 का वैल्यू क्या होने वाला है, V1 का वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, V1 का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कब हो जाएगा, व्हेन यू विल राइट 66 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स टर्न्स रेशियो को आपको डिवाइड करना होगा, देन ओनली देयर इज गोइंग टू बी द स्टेप डाउन। आपको स्टेप डाउन करना है, आपको स्टेप अप नहीं करना है। लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। व्हेनेवर देयर इज रेफरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चंस, तो आपको लॉजिक लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टेप डाउन हो रहा है, दैट मीन्स 66 से कम आना चाहिए। 66 से कब कम आएगा, व्हेनेवर यू आर डूइंग V1/A। V1/A मतलब 66/2 करेंगे, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट 33 kV। ठीक है, ऐसे लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना है, नहीं तो टर्न्स रेशियो कैसे लिखना, N1/N2 या फिर N2/N1, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि अगर हमने A का वैल्यू मल्टीप्लाई किया V1 से या फिर A का वैल्यू हमने डिवाइड किया V1 से, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या हमें स्टेप अप मिलेगा या फिर हमें स्टेप डाउन मिलेगा। ये सब लॉजिक लगा के ही आपको रेफरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज भी डिक्रीज होगा, Z का वैल्यू भी डिक्रीज होगा एंड I का वैल्यू इंक्रीज होगा। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग रेफरिंग, Z का वैल्यू डिक्रीज होने वाला है, बट यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ टर्न्स रेशियो। व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग इम्पिडेंस वैल्यू, आपको स्क्वायर करना होगा। ठीक है, Z का वैल्यू डिक्रीज करना है, सो Z का वैल्यू डिक्रीज कब होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 square, 10 divided by 2 square, so you are going to get 10/4 and whatever the result will be there, वो रेफरिंग वैल्यू होने वाला है इम्पिडेंस का टू LV साइड। ठीक है, सिमिलरली करंट का तो वैल्यू इंक्रीज होगा। सो करंट का वैल्यू कब इंक्रीज होगा, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई विथ 2। सो 2 into 5 करोगे
तो आपको 10 मिलेगा, दैट मीन्स 5 किलो एम्पियर से ज्यादा आपको वैल्यू मिला है, दैट मीन्स 10। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर आप ब्लाइंडली n2/n1 या फिर n1/n2 कर लिया, देन आपको कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि क्या ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। सो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। एंड रेफरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस इजी होते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही आप सॉल्व कीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स अ क्वेश्चन क्या था, हमें स्टेप डाउन ही कंसिडर करना होगा। ठीक है, अगर स्टेप डाउन है, सो स्टेप डाउन के केस में क्या होने वाला है, स्टेप डाउन के केस में वोल्टेज डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा एंड इम्पिडेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हमें मिल गए जो डिक्रीज होने वाले हैं। नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज V1 and V2, I1 and I2, X1 and X2, N1 and N2, ये आपको चारों पैरामीटर्स मिल गए हैं। सो V1 ज्यादा रहेगा, V2 का वैल्यू आपको डिक्रीज मिलेगा, ये ज्यादा है। ठीक है, I1 का वैल्यू यहाँ कम होगा एंड I2 का वैल्यू यहाँ ज्यादा होगा। x1 का वैल्यू यहाँ ज्यादा होगा एंड x2 का वैल्यू यहाँ कम होगा एंड n1 का वैल्यू यहाँ ज्यादा होगा एंड n2 का वैल्यू यहाँ कम होगा। ठीक है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स स्टेप डाउन के लिए है। वोल्टेज लेवल ज्यादा से वोल्टेज लेवल कम में, दैट मीन्स स्टेप डाउन। करंट का वैल्यू ज्यादा से कम में, दैट मीन्स स्टेप डाउन। इम्पिडेंस का वैल्यू आपको मिल जाएगा x1 और x2 का वैल्यू आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा वेन एवर यू विल रेफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। और नंबर ऑफ टर्न्स n1 ज्यादा रहेगा बिकॉज स्टार्टिंग में वोल्टेज अप होगा एंड वोल्टेज अप होके वोल्टेज डाउन होगा, दैट मीन्स देयर विल बी लेस नंबर ऑफ टर्न्स, दैट्स व्हाई n2 लेस हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हेन द थिंग कम्स टू द इक्वेशन, सो आपको रेफरिंग करना है सेकेंडरी रिएक्टेंस को प्राइमरी में, that means you have to do step up. ठीक है, see now what you have to do here, you have to do referring to the primary side. ठीक है, सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस दिया गया है दिस वन, तो आपको रेफर करना है प्राइमरी साइड में। आपको क्या करना है, आपको रेफर करना है प्राइमरी साइड में, दैट मीन्स कम को आपको ज्यादा करना है। पहले कम था वैल्यू, अभी उसको ज्यादा करना है। आप उसे ज्यादा कैसे कर सकते हो, ज्यादा आप तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई टर्न्स रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, सो x1 डैश इज इक्वल्स टू x2 n1 बाय n2 होल स्क्वायर। ठीक है, n1 बाय n2 बिकॉज n1 का वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, दैट मीन्स ओवरऑल आपको यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलेगा। उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को आपको x2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, देन ओनली यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट द प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस रेफरिंग टू द प्राइमरी साइड। ठीक है, सो ये सब प्रोसीजर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a transformer, if primary leakage impedance is neglected, then we have been given 6 different statements, so we have to check one by one and get the correct answer. ठीक है, so first statement कौन सा दिया गया है, magnetizing current lags the applied voltage V1 by 90 degree. Second one is core loss current lags V1 by 90 degree. Exciting current lags V1 by 90 degree. Core loss current is in phase with V1. Exciting current lags V1 by 80 degree. Magnetizing current lags V1 by 80 degree. So these are different statements and we have to check one by one कि कौन सा statement correct है। ठीक है, so as you all know कि हमने इसे already discuss कर लिया था जब हम ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन ऑन नो लोड पढ़ रहे थे। एट दैट टाइम ओनली आई हैव एक्सप्लेन दिस स्लाइड। ठीक है, बट स्टिल
द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस फेजर डायग्राम, सो हम उसे वन मोर टाइम स्टडी करेंगे। ठीक, सो सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेटमेंट था, दैट मैग्नेटाइजिंग करंट लैग्स V1 by 90 degree. So this is nothing but magnetizing current. So it lags V1, this is V1 by 90 degree. So क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? So yes, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। Now सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारा? सेकेंड स्टेटमेंट इज नथिंग बट कोर लॉस करंट लैग्स V1 by 90 degree. So कोर लॉस करंट क्या होता है? कोर लॉस करंट इज नथिंग बट दिस वन। ठीक है, दिस। सो क्या ये लैग कर रहा है 90 डिग्री से V1 को? सो नो, इट इज नॉट लैगिंग V1 by 90 डिग्री बिकॉज इट इज इन फेज विथ V1. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट था बट सेकेंड स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। ठीक है, कोर लॉस करंट इट इज इन फेज विथ V1 ये करेक्ट था। ठीक है, हमने अभी देखा था दैट कोर लॉस करंट ये फेज में था विथ V1 बट ये फेज अपोजिशन में नहीं था बाय 90 डिग्री विथ V1। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में एक्साइटिंग करंट लैग्स V1 बाय 90 डिग्री। एक्साइटिंग करंट क्या है? एक्साइटिंग करंट इज नथिंग बट I0, दैट मीन्स जो रिजल्टिंग करंट था, ये रिजल्टेंट वैल्यू, क्या ये लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री V1 से? नो, इट इज नॉट लैगिंग बाय 90 डिग्री बट कुछ एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, सो इट इज रॉन्ग। सो जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, स्टेटमेंट नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 5, एक्साइटिंग करंट लैग्स V1 बाय अबाउट 80 डिग्री। यस, हो सकता है 80 डिग्री से लैग कर सकता है। ये ओवरऑल 90 डिग्री से तो लैग नहीं कर रहा था बिकॉज ये क्वाड्रेचर में नहीं था बट कुछ एंगल आगे था, कुछ एंगल I म्यू से आगे था। So exciting current lags V1 by about 80 degrees. So yes. Magnetizing current lags V1 by about 80 degree. No, it is lagging by 90 degree. Completely 90 degree से lag कर रहा है। ठीक है, so हमने overall अभी देखा that statement number 1, statement number 4 and statement number 5 ये तीनों correct है एंड बाकी के रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज CRGO lamination in a transformer are used to minimize dash. So options are eddy current loss, ohmic loss, hysteresis loss and both eddy current loss and hysteresis loss. सो आपको पता है दैट कोर इज मेड अप ऑफ CRGO मटेरियल। CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है? CRGO का फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, एंड जो हमारा कोर है उसको लैमिनेशन किया गया है। सो लैमिनेशन कैसे करते हैं? पतली पतली लेयर्स होती है, उसका स्टैकिंग फॉर्म करके हम कोर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब प्रोसीजर हम क्यों करते हैं ट्रांसफॉर्मर में? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉसेस। बट कौन कौन से लॉसेस मिनिमाइज होंगे with the help of CRGO core and using the lamination technique? So CRGO material अगर हमने यूज कर लिया कोर फॉर्मेशन के लिए then hysteresis loss will get decrease। ठीक है, CRGO के वजह से hysteresis loss डिक्रीज होगा एंड लैमिनेशंस के वजह से एडी करंट लॉस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लैमिनेशंस के वजह से एडी करंट लॉस डिक्रीज हो जाएगा एंड CRGO मटेरियल यूज करने की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल CRGO लैमिनेशन अगर हमने यूज कर लिया ट्रांसफॉर्मर में देन ओवरऑल बोथ एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस आर गोइंग टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने जितने भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, आई होप आपको सारा का सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन पर्पजेज और डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको लगे कि इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया हो, देन यू कैन कॉमेंट मी बाय सेइंग कि बस इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लीजिए ताकि लेंथ कम हो जाए, या फिर अगर आपको टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस चाहिए होंगे देन आई कैन बी एबल टू मेक दैट. अगर आपको 5 क्वेश्चन चाहिए होंगे देन ऑल्सो आई कैन बी एबल टू मेक दैट एज वेल. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइस.